बच्चों, आज हम फिजिक्स को रटेंगे नहीं, समझेंगे। अगर आपको फिजिक्स का एक भी शब्द नहीं आता तब भी कोई समस्या नहीं है। मैं आपको हर शब्द का मतलब बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा। आज हम पहले फिजिक्स की भाषा सीखेंगे, फिर उसी भाषा में सवाल को हल करेंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसेज। मैं हूं आपका अपना चंदन सर। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है या उन बच्चों के लिए है जिनको फिजिक्स का ABCD नहीं पता या जीरो लेवल तक आप फिजिक्स नहीं आती, तो आप यहां से अपने फिजिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है बच्चों वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्लियर है? ये क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों, इसमें एक अंक वाले जितने प्रश्न बनते हैं, यानी बेसिक लेक्चर होने वाला है बच्चों। इसमें जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम बच्चों यहां पर क्या करेंगे, देखेंगे। बच्चों, आपको जो पहला स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है वो है आवेश किसे कहते हैं। तो ध्यान समझिएगा, किसी पिंड का वह गुण जिससे वह अन्य पिंडों को आकर्षित या विकर्षित की जगह आप प्रतिकर्षित भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, करता है, आवेश कहलाता है। क्लियर है? जैसे कि आप क्या करते हैं, मान लीजिए कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आप एक जगह क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, और फिर जो कंघी होती है, कंघी को अपने हेयर्स में रफ करके, ठीक है, रगड़ कर आप इस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ लेके आएंगे, तो ये कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये कंघी की तरफ क्या होने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं या आकर्षित होने लगते हैं। इसी को बच्चों हम आवेश कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, वो है आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो ये SI मात्रक बच्चों कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का जो मात्रक किसने दिया था, तो आप देखिए ये वैज्ञानिक के नाम पर ही आधारित है, तो कूलाम ने दिया था, ठीक है। कूलाम का साइन क्या होता है, तो इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आवेश का प्रकार कितने प्रकार होते हैं या आवेश कितने टाइप्स के होते हैं। तो आवेश जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। वहीं जो नेक्स्ट प्रश्न है यानी छठवां प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे 2 प्लस प्लस चार्ज हैं या माइनस माइनस चार्ज हैं, जब इनको आप पास लाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, जब सेम टाइप के चार्ज आते हैं एक दूसरे के पास तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर है? वहीं अगला जो 7वां प्रश्न है बच्चों, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस है, ठीक है, या फिर माइनस और प्लस चार्ज, यानी 2 विपरीत आवेश हैं। कैसे आवेश हैं बच्चों? 2 विपरीत आवेश हैं। 2 विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा, तो याद रखेंगे 2 विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। क्लियर है? अगला जो प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि आवेश का स्रोत क्या है, यानी आवेश आता कहां से। तो याद रखेंगे, अगर प्लस आवेश यानी धनात्मक आवेश लोगे तो वो प्रोटॉन से जनरेट होता है, जबकि ऋणात्मक आवेश लेंगे आप तो वो इलेक्ट्रॉन से होता है। क्लियर है? 9वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, कि ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो याद रखेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश सेम रहते हैं, यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। बस याद रखना है, प्रोटॉन पे ये प्लस साइन के साथ होगा और इलेक्ट्रॉन पर बच्चों ये माइनस साइन के साथ होगा। क्लियर है? ये देखिए आपका जो 10वां प्रश्न है, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, जबकि प्रोटॉन पर आवेश कितना है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। क्लियर है? 11वां जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा है, ये कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो याद रखेंगे, न्यूट्रॉन एक उदासीन पार्टिकल है और उदासीन पार्टिकल होने के नाते यहाँ पे चार्ज क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अगर हम बात करें आवेश का क्वांटीकरण किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखेंगे मिलिकन। किसने? मिलिकन। तो यहां पर बच्चों आपको ये समझना है कि क्वांटीकरण क्या होता है, ठीक है, क्वांटीकरण क्या होता है इसको समझते हैं हम। इसका मतलब है बच्चों कि क्वांटीकरण किसी भौतिक राशि का एक निश्चित छोटे छोटे पैकेट के रूप में होना, यानी जो आवेश है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में जब होता है तो उसको हम क्वांटीकरण कहते हैं। क्लियर है? ध्यान समझेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो किसी पिंड पर आवेश Q बराबर Ne, ठीक है, Q बराबर Ne, n जो होगा हमेशा पूर्णांक में होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह होगा, ना कि 0.5 2.5 फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। और E आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए वही अगला प्रश्न है, 14वां जो प्रश्न है, इन्होंने पूछ लिया कि मूल आवेश E का मान क्या होता है। तो याद रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला जो प्रश्न है,
फिर से यानी यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न और 15वां प्रश्न सेम हो गया है। ये कह रहे हैं कि कूलाम नियम किसने दिया था, तो कूलाम ने ही दिया था। किसने दिया था, कूलाम ने ही दिया था। अब ये पूछ रहे हैं 16वें प्रश्न में कि अध्यारोपण सिद्धांत किस पर लागू होता है, तो याद रखेंगे रुके हुए चार्जों पर लगता है, यानी स्थिर वैद्युत आवेशों पर लगता है। क्लियर है। अब अगला जो प्रश्न 17वां है, ये कह रहे हैं कि अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, तो किसी बिंदु पर कुल बल वहां प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पर Q है, अब यहाँ पे मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है, और Q5 है। तो मान लीजिए Q5 ये 5 चार्ज हैं, यानी कितने चार्ज हैं, 5। तो Q1 जितना फोर्स लगा रहा है, Q2 फोर्स लगा रहा है, Q3, Q4, Q5 जितना फोर्स लगा रहे हैं, जब आप उनका सदिश योग के कर देंगे तो जितनी वैल्यू आएगी वही अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा। क्लियर है। 18वां जो प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि विद्युत बल के लिए माध्यम आवश्यक है या नहीं, तो याद रखेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि विद्युत बल निर्वात में भी कार्य करता है, यानी विद्युत बल को कार्य करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों आपकी स्क्रीन पर जो 19वां प्रश्न दिख रहा है, ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है, क्या है, कोई आवेश है, इस आवेश के कारण मान लीजिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो आपके ऊपर एक फोर्स महसूस होगा, यानी आपके द्वारा एक बल अनुभव होगा, उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखेंगे किसी आवेश के कारण उसके आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न बल के प्रभाव वाले भाग को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है। दूसरा जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यानी 20वां जो प्रश्न है बच्चों दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कि किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक बिंदु P है, इस पर कोई एकांक धनावेश है, ठीक है, इस पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, इसी को हम बच्चों क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फिर समझिए किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर F/Q होता है। क्लियर है। F क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन पर कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो मैंने आपको बता रखा है, आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको न्यूमेरिकल में ये हेल्प करेगा। तो समझिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से होती है, तो धन आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा में, यानी ये हमेशा पॉजिटिव दिशा में ही होगी। अगला जो प्रश्न है बच्चों 23वां जो प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा लिखिए। ये बार बार आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखा जिसकी स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाती है। क्लियर है। जैसे इस तरह से ये लाइन है, ये सारी की सारी क्या है, विद्युत क्षेत्र की लाइन है। क्लियर है। अगला जो प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे प्रारंभ होती हैं, ये धन से प्रारंभ होकर ऋण पर क्या होती है बच्चों, समाप्त होती हैं। देखिए तो 24वें प्रश्न में ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे प्रारंभ होती है, धनावेश से, कहां पर समाप्त होंगी, ऋणावेश पर। क्लियर है। 26वां जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं काटती। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जैसे एक रेखा इधर गई और दूसरी रेखा यहाँ पे, तो यहाँ पे काट रही है, तो जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो आप देखें दो डायरेक्शन महसूस होगा, यानी दो डायरेक्शन आपको मिलेगा, जो कि संभव नहीं है, यानी एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्लियर है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से क्या पता चलता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी मजबूती का पता चलता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों 28वां प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रेखाओं का स्वरूप कैसा होता है, तो ये सीधी होती हैं, समांतर होती हैं और समान दूरी पर होती हैं। क्लियर है। आगे आइए, असमरूप विद्युत क्षेत्र में रेखाओं का स्वरूप कैसा होता है, समझिएगा मेरी बात। जैसे मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर भी 5 न्यूटन पर कूलाम, यहाँ पर भी, तो ये रेखाएं सीधी सीधी चलेंगी। लेकिन मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, यहाँ पे 5 न्यूटन पर कूलाम, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो ये अलग अलग असमान रूप से वितरित हैं। तो यहाँ पर जब ये विद्युत क्षेत्र चलेंगी तो ये वक्राकार और असमान दूरी पर चलती हैं। अगला जो 30वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कह रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे, मान लीजिए कोई ये पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या है, पृष्ठ है, इससे जो विद्युत क्षेत्र कितनी गुजर रही है, यानी विद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ से होकर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहेंगे, उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फिर से समझेंगे आप बच्चों। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, यहाँ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इस पृष्ठ पर यही विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, फ्लक्स के द्वारा जानी जाएंगी। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम होता है। याद रखेंगे,
32वां जो प्रश्न ये कह रहे हैं कि गॉस के नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए गॉस का नियम का उपयोग किया जाता है। 33वें प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनसे बना हुआ जो सिस्टम होगा वो विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो समान परिमाण के दो विपरीत, देखिए ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, यहाँ पर समान परिमाण क्या होगा, मान लीजिए ये समान परिमाण का मतलब ये भी क्यू चार्ज है और ये दूसरा भी क्यू चार्ज है, लेकिन ये विपरीत आवेश, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, विपरीत आवेश, इनके बीच की कुछ दूरी है 2l दूरी मान लेते हैं, ये दूरी पर स्थित हो तो उनसे बना जो सिस्टम होता है वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब ये पूछ रहे हैं 34वें प्रश्न में कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो एक द्विध्रुव के किसी आवेश q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a के गुणनफल को द्विध्रुव कहा। क्लियर है बच्चों, फिर समझेंगे। एक द्विध्रुव के एक आवेश, मान लीजिए कोई एक द्विध्रुव है, उसके एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी Q इंटू 2l। ये दोनों में देखिए ये दो आवेश से बने थे तो दोनों में से कोई एक आवेश हो गया और उनके बीच की दूरी कितनी है 2l, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर Q इंटू 2l। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे आप l की जगह a भी रख सकते हैं या l भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए P बराबर Q इंटू 2a है या 2l भी आप रख सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, आपको पता है Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और 2a या 2l क्या है, दूरी है, और दूरी किस में नापते हैं बच्चों, मीटर में नापते हैं। क्लियर है, तो बच्चों ये पहले चैप्टर में कुछ एक नंबर वाले प्रश्न बने जो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेगा। इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ यानी अगली वीडियो में 2 अंक वाले प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अगली वीडियो में 3 अंक वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये छोटे छोटे फॉर्म में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिन प्रश्नों को हमने यानी 36 प्रश्न को हमने जिनको डिस्कस किया, यानी 36 क्वेश्चन को जो डिस्कस किया, ये कभी ना कभी आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। ये अनसॉल्व जब आप उठाकर देखेंगे तो ये प्रश्न आपको सामने ही मिल जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।